नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम बात करेंगे बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण को लेकर। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की ये तिकड़ी कितनी असरदार होगी राजनीतिक में? क्या ये राजनीति का कोर्स भी बदलेगी पूरे भारतवर्ष में? इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है? ये समीकरण कैसा होगा? क्या होगा इसका लक्ष्य? इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि मैं आपसे बात करने इसलिए आया कि आप एक प्रभावी बातचीत मैं करना चाहता हूँ इस पूरे समीकरण को लेके। ये जो बिहार हमेशा से प्रयोग की भूमि रही है, आपने देखा है, चाहे वो जेपी का प्रयोग हो, चाहे बीपी कमंडल मंडल का प्रयोग हो, फिर आपने एक अलग प्रयोग कर दिया। ऐसे समय रेगिस्तान में जब कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था तो आपने एक उम्मीद जगाई है, खासकर तीन पार्टियों में, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस में। क्या लगता है आपको ये समीकरण कितना कारगर होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे लिए काफ़ी विस्मयकारी भी रहे और अफसोसजनक भी रहे। और हमने बिहार के अंदर पिछले 8 वर्षों में जो गुड गवर्नेंस के जरिए बिहार की जनता की सेवा की, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, समाज के जो वंचित तबके हैं उनके सशक्तिकरण की बात की, महिलाओं की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और वंचित के अंदर भी जो अति वंचित हैं उनकी बात की, सांप्रदायिक सौहार्द कायम करके रखा। उसके बावजूद भी जो वांछित सफलता थी वो हम लोगों को नहीं मिल पाई। उसका बड़ा कारण हुआ कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह का पॉलिटिकल कम्युनल पोलराइजेशन हुआ, उसने सारे समूचे समाज को झकोर के रख दिया। सारे सामाजिक समीकरण कम्युनलाइजेशन में ध्वस्त हो गए, हमारा काम रखा रह गया। तो भाजपा की जो ये बढ़ी हुई बढ़त थी बिहार के अंदर, उसको रोकने के लिए किसी न किसी बड़े तंत्र की जरूरत थी। इत्तेफाक से ये 10 विधानसभाओं के उपचुनाव आ गए। तो एक प्रयोग पार्टी ने किया कि जो पुराना बिछड़ा हुआ जनता दल परिवार है, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, उनको मिलाया जाए और समान मन की विचार की जो पार्टियां हैं जो इस धार्मिक ध्रुवीकरण के विरुद्ध हैं, उसकी एक बड़ी ताकत कांग्रेस है और इंडिया लेवल पर, उससे तालमेल की जाए। और हमारी तालमेल का जो दायरा है उसमें सीपीआई, सीपीएम और वहाँ की एनसीपी भी शामिल है। तो हमने सीटों का बंटवारा किया और ये हमें आशा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में करारी मात देकर के न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि समूचे देश के लिए हम एक नूतन और नया गठबंधन तैयार करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। जनता दल का जो गठन हुआ था वो कांग्रेस के विरोध में हुआ था गठन। उसके बाद जब जेडीयू का गठन हुआ तो वो आरजेडी के विरोध को लेके हुआ। तो ये बड़ा ही कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है कि क्या आप एक दूसरे को क्या वोट ट्रांसफर करा पाएंगे? देखिए, वोट ट्रांसफर का मामला नहीं, समाज के जो अंतर विरोध हैं वो सदा स्थायी नहीं होते, समय समय पे बदलते रहते हैं। आपने ठीक कहा कि समाजवादी आंदोलन का, जनता पार्टी का और बाद में जनता दल का जो गठन हुआ वो कांग्रेस को पराजित करने के लिए हुआ। लेकिन जब 12 राज्यों में कांग्रेस का एक भी सांसद मौजूद नहीं है तो जो गैर कांग्रेसवाद था उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब हम नहीं मानते कि गैर कांग्रेसवाद जो डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत था अब उतना ही प्रभावी और असरदार है जितना अब से 40 साल पहले था। इसलिए कमजोर कांग्रेस भी हमारे गठबंधन का हिस्सा हो गई। जहाँ तक आरजेडी की बात आपने उठाई, एक दौर था हम सब इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को पराजित किए थे 1991, जहाँ 54 में से संयुक्त बिहार में हमको 53 सीटें मिली थी। हमारी टूट ने भारतीय जनता पार्टी को एक जीवन दान दिया। अब उसी को रोकने के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया है। समाज के अंतर विरोध बदले हैं। अब ना आरजेडी मजबूत है ना कांग्रेस ही मजबूत है। अब सबसे सशक्त जो है भारतीय जनता पार्टी होगी, जिसने कम्युनल पोलराइजेशन करके अपनी ताकत बढ़ाई है।
इसलिए आज समाज के अंदर मुख्य अंतर्विरोध भाजपा है और उसका गठबंधन। लेकिन कल तक आप आरजेडी को गाली दे रहे थे, जंगल राज्य के लिए उसको कोस रहे थे, और बिहार में उसी को लेकर आपको बिहार की जनता ने वोट दिया और फिर आपने काम करके भी दिखाया। वो अलग बात है कि चुनाव में उस तरह के परिणाम नहीं आए, लेकिन आज अगर उसी के साथ गठबंधन को लेकर फिर अगर आप जाएंगे तो क्या राज्य की जनता सकारात्मक रूप से इसकी लेगी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। हम जनता दल के अंदर के ही से ही बटे हुए हिस्से हैं। उस समय लालू जी से गवर्नेंस को लेकर के हमारे मतभेद थे, इसमें दो राय नहीं, हम छिपाना भी नहीं चाहते। आज उससे बड़ा जो जंगल राज जो आप कह रहे हैं, उससे बड़ा खतरा देश के सामने इकट्ठा हो गया है कि ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो ढांचा है देश का और जो आपसी सद्भाव है समाज का, उसका ताना बाना सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसी बड़े व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपने तमाम मतभेद बुला करके हम लोगों ने भाजपा हटाओ भाजपा हराओ ये मोर्चा बनाया है। अगर ये उपचुनाव में आपने सफलता पाई, अभी तो उपचुनाव होना है, देखना है क्या होता है, एक लिटमस टेस्ट है ये, अगर पाई तो क्या ये फार्मूला पूरे देश में और कई राज्यों में जो समाजवादी पृष्ठभूमि के दल हैं, क्या उस पर भी एक प्रयोग किया जाएगा? अगर ये प्रयोग जो लालू जी ने, शरद जी ने, नीतीश जी ने और कांग्रेस के मित्रों ने रचा है, अगर ये कामयाब हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने की शुरुआत होगी। और मैं नहीं मानता हूं कि ये खाली बिहार तक सीमित रहेगा, ये यूपी भी जाएगा, ये और जगह भी जाएगा। और जो सामाजिक ताने बाने को बना के रखना चाहते हैं, किसी भी राज्य में हो और किसी भी फोरम में हो, अगर उन्हें देश से प्यार है, संविधान से प्यार है, इसकी जो साझी संस्कृति है उससे प्यार है, वो देर सवेर सब इकट्ठे होंगे, ऐसा हमारा अनुमान। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लोहियावादी लोग हैं, लोहियावादी नेता हैं, जिनकी पृष्ठभूमि लोहियावादी रही है, या जो अंबेडकर से जुड़े हुए जो मायावती जी का जो अपना कार्यक्रम है, वहाँ तालमेल बिठाना आसान काम है नहीं, क्योंकि उनका अलग अलग अपना एक दायरा है, अपना एक वोट बैंक है, अपना एक आइडियाज़ है, पॉलिटिकल आइडियाज़। देखिए, सामाजिक न्याय के आंदोलन को जिन्होंने पढ़ा है, डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया की और रिपब्लिकन पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की, दोनों के एका होने की बात चल रही थी। और डॉक्टर अंबेडकर अगर जीवित रहते तो उनके जीता रहते समाजवादी पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी एक बनती। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु जल्दी होगी और उनकी पार्टी के जो समय समय पर खेवनहार रहे, अपने अपने कारणों से इनइफेक्टिव होते रहे। मेरी इच्छा है कि गांधी, अंबेडकर और मार्क्स को मानने वाली जो ताकतें हैं, वो इस एनडीए सरकार के विरुद्ध और पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इकट्ठा हों, ताकि जो समाज के सामने, संविधान के सामने, सद्भाव के सामने चुनौतियां हैं, उसका मुकाबला कर सकें। लेकिन त्यागी जी, एक चीज़ और है कि इस अलायंस का नेता कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। इस बीच में आरजेडी सांसद हैं पप्पू यादव जी, उन्होंने मांग किया है पटना में कल कि यार नीतीश जी को सर्वमान्य नेता बनाया जाए, लेकिन इस तरह कोई जो अलायंस फोरम पे कोई बातचीत? देखिए, इसका नेता, इसका कार्यक्रम होगा। हमने जो धर्मनिरपेक्ष दलों का दिल्ली में वामपंथियों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया था 30 अक्टूबर 2013 को, तब भी हमने घोषणा की थी, नेताओं से देश नहीं बदल रहा है तो नीतियों से देश बदलेगा। तो जो नीतियां हैं वो अब तय होंगी और उसी को केंद्र बिंदु बांध करके अब कार्यक्रम चलाए जाएंगे। व्यक्तियों को केंद्र बिंदु मान करके कार्यक्रम चलाने के दिन अब कमजोर हो गए। लेकिन कार्यक्रम के आधार पर अगर आप नेता तय करेंगे या अपना कार्यक्रम तय करेंगे, तो फिर जाति के आधार पर ये समीकरण क्यों बिठाया जा रहा है कि यादव वोट, महादलित वोट और अल्पसंख्यक वोट, इसको आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, और एक दूसरे को ट्रांसफर कौन कितना करा पाएगा, ये अभी संशय की स्थिति है। नहीं, ये हमारा एजेंडा नहीं है। जातियों का गिरोहबंदी हमारा एजेंडा नहीं। हम जाति तोड़क समाज के पक्षधर हैं और ना हम ये जातियां के जो समूह हैं जो बासेपुर के गैंग की तरह से हैं, उसमें हम यकीन नहीं करते।
हम सबको न्याय देना चाहते हैं, वंचित समाज को नीचे से ऊपर उठाना चाहते हैं और गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं। क्या ये जो अलायंस है कहीं ना कहीं एक जो थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट या फेडरल फ्रंट की जो बात पहले हो रही थी, कहीं ना कहीं उसकी एक पृष्ठभूमि बन रही है, ये राज्यों के चुनाव को लेकर या आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि या कहीं जो नींव तैयार की जा रही है क्या? अभी मैं 21 का इंतजार करता हूँ। 21 तारीख को चुनाव है, 25 को नतीजे आएंगे, उसके आधार पर ही मैं अपनी टिप्पणी और अपना सुझाव और अपना कार्यक्रम और अपनी रणनीति का खुलासा करूँगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अच्छी बातचीत की। ये थे जेडीयू नेता केसी त्यागी जी, जो बता रहे थे कि नए राजनीतिक समीकरण में क्या होना है। मुद्दा में फिलहाल बस आज इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए मेहमान का। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।